हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की हमारी सीरीज में आज हम लेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी सिंपली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हमने इस सीरीज में सभी चैप्टर्स आपके जो 11th एनसीईआरटी के हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, यानी इस चैप्टर की बात करें एज सच, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में मैं ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे से सेशन मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इस चैप्टर के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने में मैंने देखा है बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम्स। जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आप इजीली समझ लेते हैं, बट एक्सक्रीटरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है ना, कैसे याद रखें कि यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक या अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, तो सभी चीजों को बहुत अच्छे से हमने लेक्चर्स में पढ़ रखा है। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं है तो फर्स्ट आई रिकमेंड कि आप पहले सीरीज के लेक्चर्स देखें, फिर यहाँ पर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में भी वही कहूंगी मैं, बाकी चैप्टर्स की तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर्स बच्चों आप चाहे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें चाहे न्यू एनसीईआरटी से पढ़ें, दे आर सेम। बस न्यूरल सिस्टम में आपको पता है सेंस ऑर्गन्स वाला पार्ट हट गया है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको यहाँ पर पहले तो एक बहुत अच्छा खासा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें पूरा समझाया है कि अगर हम पूरे एनिमल किंगडम को रिव्यू करें फ्रॉम द पॉरीफेरा टू द कॉर्डेटा, तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरह से यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब सॉरी यूरिन को नहीं, आई वुड से कि अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। उसमें तीन तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। या तो ऑर्गेनिजम्स अमोनोटैलिक हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर में पढ़ा रखा है कि कोई भी एनिमल हो पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, हम मैमल्स, कॉर्डेटा में जो सबसे मोस्ट एडवांस फाइलम है, हमारी सेल्स में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, वो है अमोनिया। इट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब ये जो अमोनिया है ये गैसियस फॉर्म में जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में ही रहते हैं वो तो सीधा इसी गैस को सेल्स से डिफ्यूज कर देते हैं, तो वो तो हो गए यूजुअली अमोनोटैलिक। ज्यादातर जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, ज्यादातर नॉट ऑल, वो सभी अमोनोटैलिक है। और अगर हम कॉर्डेट्स में देखें तो कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेटा आता है उसको हम हमेशा परम से याद करते हैं, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पाइसीज हैं, मछलियां जो कि पानी में रहती हैं, वहां पर बोनी फिशेज अमोनोटैलिक होती हैं। सोचने पर हमको लगता है कि यार पाइसीज जो सारी मछलियां हैं, चाहे वो मरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर फिशेज हो, सभी को अमोनोटैलिक होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने का लॉजिक क्या है कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक गैस। तो अमोनिया को ना हम नहीं एक्सक्रीट कर सकते, हमारी सेल्स में भी अमोनिया बन रही है, बट सोचो अगर हमारी सेल से अमोनिया डिफ्यूजन के थ्रू एयर में निकलने लगी तो कुछ समय में एयर टॉक्सिक हो जाएगी। तो अमोनिया को सिर्फ वही एक्सक्रीट कर सकता है जो पानी में है, क्योंकि पानी में जाते ही अमोनिया डाइल्यूट हो जाएगी और उसका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन देयर इज एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि पानी में रहने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स हमेशा अमोनोटैलिक होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप पाइसीज में ही कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो हमने कई बार पढ़ा है कि कार्टिलेजिनस फिशेस हमारी तरह यूरियोटैलिक होती हैं, रहती पानी में है फिर भी यूरिया यानी यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब अलग अलग लॉजिकल है, ऐसे नहीं कि आप रट लें या एक जनरलाइज रूल बना लें कि हाँ भाई ऐसा होता है। उसके लिए आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ठीक है, यहाँ हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। तो अमोनोटैलिक में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम परम की बात करें तो परम में जो पी यानी पाइसीज है उनमें से सारी फिशेज नहीं बल्कि बोनी फिशेज कैसी हैं, अमोनोटैलिक हैं। एम्फीबियंस में भी जब हम एम्फीबियंस में टेडपोल और फ्रॉग को कंपेयर करते हैं तो टेडपोल पानी में रहता है तो वो एक्वेटिक स्टेज है एम्फीबियंस की। अब एक्वेटिक एम्फीबियन का मतलब है एक्वेटिक स्टेज ऑफ एम्फीबियन यानी लार्वल स्टेज, तो वो भी अमोनोटैलिक होता है। बट जब वो एडल्ट स्टेज में आ जाता है यानी एडल्ट फ्रॉग की, मतलब फ्रॉग की अगर हम बात करें तो जो एम्फीबियंस हैं वो हमारी तरह यूरियोटैलिक हो जाते हैं। बच्चों यहाँ लिखा है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। मुझे याद है एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि मैम एक्वेटिक एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन से क्या मतलब है, तो एक्चुअली एम्फीबियंस तो वही होते हैं जो दोनों हैबिटेट में रहें, बट इससे मतलब है एक्वेटिक स्टेज और टेरेस्ट्रियल स्टेज यानी लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि फ्रॉग्स में दोनों तरह का एक्सक्रीशन है। जब वो पानी में है तो सीधा अमोनिया एक्सक्रीट कर देंगे, जबकि लैंड पर हमारी तरह यूरियोटैलिक हो जाएंगे। ऐसे ही मरीन फिशेस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस भी हमारी तरह यूरियोटैलिक हो जाएंगी, और हम तो हैं ही, हम यानी मैमल्स तो यूरियो में आते ही हैं। तो मैं आपको बेस बता रही हूँ कि जो अमोनिया है वो सब में बन रही है, हमारे में भी बन रही है। तो फिर हमने यूरिया क्यों बनाया बच्चों,
क्योंकि मैंने आपको अभी भी कहा कि हम लैंड पर रह रहे हैं तो हम सीधा अमोनिया को डिफ्यूज आउट नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी में नेचर ने क्या मैकेनिज्म किया, हमारी मतलब इन कैटेगरीज में क्या किया, इन ग्रुप्स में क्या किया कि सेल्स ने अमोनिया बनाई, उस अमोनिया को लिवर में पहुंचा दिया, लिवर ने उस अमोनिया को कम टॉक्सिक प्रोडक्ट यूरिया में बदल दिया, क्योंकि हम हर वक्त अमोनिया को डिफ्यूज आउट नहीं कर सकते, कुछ देर बॉडी में स्टोर करना पड़ेगा। एज अमोनिया की फॉर्म में करते तो टॉक्सिसिटी हो जाती, तो अमोनिया को कम टॉक्सिक प्रोडक्ट यूरिया में कन्वर्ट किया किसने, लिवर ने। और लिवर में जब यूरिया बना, सेल्स में क्या बना, अमोनिया, अमोनिया को ब्लड के थ्रू भेजा लिवर में, लिवर ने अमोनिया से बनाया यूरिया। लिवर में एक यूरिया साइकिल चलता है जो आपके कोर्स में नहीं है, इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स इसमें यूज होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। यूरिया बना और फिर इस यूरिया को लिवर ने ब्लड के थ्रू वापस हमारी किडनी में भेज दिया। अब किडनी में इस यूरिया से बना यूरिन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरिया एंड यूरिन, थोड़ा सा बेस दे रही हूं मैं आपको, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चंस कर सको। जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूरिया और यूरिन एक ही तो है मैम, नहीं, यूरिया जो है वो सोल्यूट है बच्चों, ठीक है, वो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। जब वो यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है तो किडनी के नेफ्रॉन्स में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट नेफ्रॉन में आता है, तो उसमें यूरिया भी आ जाता है, और फिर प्लस बहुत सारे सॉल्ट्स, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी चीजें फिल्टर होती हैं। तो उस फिल्ट्रेट में से काम की चीजें ब्लड वेसल्स वापस निकाल लेती है, और जो थोड़ी बहुत बेकार चीजें रह गई हैं ब्लड में उनको डाल देती है। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म चलता है हमारे पूरे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन तो आपको पता है ना, किडनी में जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, तो ये जो नेफ्रॉन में मैकेनिज्म चलता है, आदान प्रदान होता है, चीजों का एक्सचेंज होता है, पहले फिल्टर हुआ, फिर फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हुई, रीएब्जॉर्ब हुई, कुछ चीजें वापस डाली गई, उससे जो फाइनली जब नेफ्रॉन से फाइनली फिल्ट्रेट निकलता है तब आप उसको कहते हैं यूरिन। तो यूरिन और यूरिया में क्या फर्क है, यूरिया इज जस्ट अ सोल्यूट, जबकि यूरिन इज अ सोल्यूशन जिसमें पानी है, सबसे ज्यादा वाटर है, वाटर में डिसॉल्व है यूरिया प्लस दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लस बहुत सारे आयंस, ठीक है। तो यूरिया एंड यूरिन अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मैमल्स यानी हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में भी सबसे पहले अमोनिया ही बनी, अमोनिया को पहुंचाया लिवर तक, वहां यूरिया बना, अमोनिया को सोल्यूट्स में बदला, फिर वो यूरिया ब्लड के थ्रू वापस गया नेफ्रॉन्स तक, नेफ्रॉन में ब्लड का जब फिल्ट्रेशन हुआ तो वहां पर उस यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करके प्लस वाटर में बहुत सारी एडिशनल चीजें जो कि प्लाज्मा से ही आई हैं, उनके कंपोजिशन को कहते हैं यूरिन, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो हुए यूरियोटैलिक। सब यूरिन नहीं बना रहे, अमोनोटैलिक में यूरिन थोड़ी ना बन रहा है, अमोनिया डिफ्यूज आउट हो रही है। यूरियोटैलिक मतलब यूरिन, वाटर, लिक्विड की फॉर्म में एक्सक्रीशन करने वाले। एंड लास्ट कैटेगरी इज द यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, हमेशा याद रखो, यूरिकोटैलिक का मतलब है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। अब एक्चुअली हुआ क्या, नेचर में चीजें चेंज होती रहती हैं, तो जब है ना, मतलब ये नेचर को लगा कि जैसे परम ने शुरू में इन दोनों में यूरियोटैलिक मोड बनाया, ठीक है। हुआ क्या कि जो रेप्टाइल्स और एव्स हैं, ये जो रेप्टाइल्स और एव्स हैं बच्चों, आपको पता है दोनों एग लेइंग होते हैं, दोनों में शेल्ड एग्स बनते हैं, रेप्टाइल्स और एव्स यानी बर्ड्स में, इनमें भी एग्स बनते हैं, बट इनमें एग्स पे कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती है, इन दोनों में होती है, ठीक है। तो इन दोनों में जब तक एम्ब्रियोनिक स्टेज रहेगी, एग के अंदर रहेगा एम्ब्रियो, अगर वो यूरिया बनाता ना तो यूरिया भी अंदर ही स्टोर होता रहता, तो वो एम्ब्रियो को टॉक्सिसिटी कर सकता था। तो इसलिए क्या किया, यहां पर कहा कि यार यूरिया से भी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाओ। तो इनमें यूरिया से भी लेस टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। हमेशा टॉक्सिसिटी लेवल ध्यान रखना, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, उससे कम टॉक्सिक है हमारा यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक है बच्चों यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, ठीक है। यूरिक एसिड वही सॉल्यूट है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो यूरिक एसिड है वो आराम से अगर एग्स में जब तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड है तब तक अंदर स्टोर भी रहा तो वो कोई डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनके जो एडल्ट हैं उनमें कुछ और कर देते, तो पूरे रेप्टाइल्स और बर्ड्स में हमेशा यूरिकोटैलिक मोड ही रहता है, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनाते हैं। रीजन कहां से आया, क्योंकि ये एग लेइंग थे, बाकी एडल्ट में भी चाहे से वो एक्सक्रीट कर रहे हैं बट रहेगा उनमें यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमेशा याद रखो रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा आपके, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनाते हैं। और उनको कैसे एक्सक्रीट करते हैं, आपने कभी देखा है किसी लिजर्ड या क्रोकोडाइल या बर्ड को यूरिन करते हुए? यूरिन नहीं निकलता उनसे, लिक्विड की फॉर्म में नहीं निकलता, बल्कि दे हैव पैलेट लाइक, जैसे पैलेट या पेस्ट होता है ना बर्ड्स में, आपने देखा होगा उनका शिट या बीट गिरा देते हैं,
या कभी आपने लिजर्ड्स का देखा होगा, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, है ना, सेमी सॉलिड टाइप के, तो वो जो सेमी सॉलिड फॉर्म है पैलेट या पेस्ट का, दैट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो तीनों बिल्कुल अलग अलग है। अमोनोटैलिक में अमोनिया निकल रही है गैसियस फॉर्म में, यूरियोटैलिक में यूरिया निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में, और यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स निकल रहे हैं सेमी सॉलिड पेस्ट। थोड़ा सा वाटर, ज्यादा वाटर नहीं चाहिए उनको एक्सक्रीट करने के लिए, क्योंकि यूरिक एसिड वैसे भी लीस्ट टॉक्सिक है, तो जो लीस्ट टॉक्सिक चीज है उसको डाइल्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत थोड़े से पानी को यूज करके एक पैलेट या पेस्ट बन जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनको एक और एडिशनल एडवांटेज मिल गया यूरिकोटैलिक को, दे लॉस मिनिमम वाटर उनकी बॉडी से लॉस होता है। ठीक है, तो दिस इज यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें यूरिकोटैलिक में रेप्टाइल और बर्ड्स तो आते ही हैं, बट कुछ नॉन कॉर्डेट्स में भी ये वाला मोड है। कौन से नॉन कॉर्डेट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। जो दो लार्जेस्ट फाइलम है ना, आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट मॉलस्का, उन दोनों में लैंड पे रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, बिकॉज यू नो कई इंसेक्ट्स पानी में भी रहते हैं, तो जो लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट्स हैं कॉकरोच, और जो लैंड पे रहने वाले स्नेल्स हैं, इन दोनों में भी यूरिकोटैलिक ही होता है। ये भी ओविपेरस है, एग लेंगे तो वहीं से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है ना, इस वाले मैकेनिज्म का। तो डू रिमेंबर, कॉकरोच के लिए पूछ ले आपसे विच मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, तो आपको ध्यान रखना है यूरिकोटैलिक। ठीक है, वैसे मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि जो यूरिकोटैलिक है उसको आप बर्ड से भी याद रख सकते हैं। बर्ड मतलब बी मतलब बर्ड खुद, आई मतलब इंसेक्ट, आर मतलब रेप्टाइल, एंड डी क्या था, डी कुछ नहीं था, एस मतलब स्नेल। ठीक है ना, एस मतलब स्नेल। तो ऐसे बर्ड्स में भी यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल छुपे हुए हैं। ठीक है, डन। तो बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बना के हम लोगों ने पढ़ा है। जिसने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा तो ये ब्रीफ इंट्रो था, इसी तरह से मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, प्लीज वहां से जरूर पढ़ना। ठीक है, डन। तो आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर सभी एनिमल किंगडम के जितने भी फाइला हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम दिया है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। एक कॉर्डेट ऐसा है दैट इज एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस एक कॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा कहाँ आते हैं याद करो, सिफेलोहेड, जो कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा परम हो गए, और जो प्रोटोकॉर्डेटा है प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट जिसमें दो आते हैं यूरो एंड सिफेलो, उसमें सिफेलो वाला है एम्फिऑक्सस, जिसके तीन नाम है ना एम्फिऑक्सस के, लैब, लैंसलेट, एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा, वही है ये। तो एम्फिऑक्सस एक ऐसा कॉर्डेट है, सोचो वैसे सभी कॉर्डेट्स में किडनी होती है, कॉर्डेट्स हाईएस्ट फाइलम है, मतलब मोस्ट एडवांस फाइलम है, सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, बट ये जो सिफेलोकॉर्डेट है एम्फिऑक्सस, दिस इज द ओनली कॉर्डेट विच हैज प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लोएम सेल्स। सोचो कहां प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लोएम सेल्स, नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें बने थे, सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन बने थे प्लैटीहेल्मिन्थीज में, फ्लैटवॉर्म्स में, और उनमें आती है ये फ्लेम सेल्स। तो जो सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कॉर्डेट्स में भी, प्रिमिटिव कॉर्डेट में एक जगह आपको मिलेगा, अदरवाइज सभी कॉर्डेट्स में डू रिमेंबर किडनीज होती है। ठीक है, तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको एक बार रिवाइज करो फटाफट दिमाग में। फ्लैटवॉर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थीज से शुरू करो तो फ्लेम सेल, फिर एस्केहेल्मिन्थीज में एच शेप की रेनेट सेल, जो एनिमल किंगडम में दी नहीं है, मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, फिर एनेलिडा अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया, फिर आर्थ्रोपोडा में तो वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसमें से कॉकरोच में आपको पता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है, अभी हमने पढ़ा ना कॉकरोच यूरिकोटैलिक है, तो वो यूरिक एसिड कहाँ बन रहा है, उनकी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में, जैसे हमारे किडनीज में बनता है, नेफ्रॉन में बनता है, कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स याद है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होती हैं 100 से 150 येलो कलर की थिन ट्यूब्यूल्स, वही मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये। अब तुम ये हैबिट बनाओ कि जब तुम कुछ पढ़ रहे हो तो उस कोई भी वर्ड अगर तुमने पढ़ा है, तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो कोई भी वर्ड अगर तुमने पढ़ा है तो वो कहाँ कहाँ आया एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, याद नहीं आ रही है तो एनसीईआरटी के पन्ने पलटो, तभी तुम्हारी मेमोरी बनेगी। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, आप क्या पता नहीं क्या था मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, आलस नहीं करना है, आपकी हैबिट होनी चाहिए पुरानी चीजों को निकाल के रिवाइज करने की ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली हैबिट यहाँ बहुत काम आएगी तुम्हारे। ठीक है, क्लियर। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गई कॉकरोच में, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा में सब में नहीं होती मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम में मैंने तुम्हें 3 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए थे, जो प्रॉन्स हैं, क्रस्टेशियंस, पानी में जो रहते हैं आर्थ्रोपोडा, उनमें हमने पढ़ी थी एंटीनीज के जस्ट पास एंटीनल ग्लैंड्स, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, प्रॉन में देखना तुम डायग्राम में। ठीक है, इंसेक्टा में ये हो गया, और जो वो है ना
आर्थ्रोपोडा में कौन, एरेक्निड्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, उनमें होती है कॉक्सल ग्लैंड, यहाँ लिखी हुई नहीं है, वहां लिखवा रखा है मैंने, ध्यान रखना, कॉक्सल ग्लैंड, उनकी लेग में एक सेगमेंट होता है कॉक्सा, उसके पास होती है, इसलिए इनको कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे शुरू से मुझसे पढ़ते आए हैं, पूरा सिलेबस कर रहे हैं, मेरी हैबिट है कि मैं आपको जब भी वो चीज आती है कहीं भी, उसको पुराने वाले को जरूर एक बार बोलती हूँ, रिवाइज कराती हूँ, जिससे आपको क्लिक करे कि इस चीज को हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, और आप उसको एक साथ इकट्ठा कर सकें उस नॉलेज को अपने दिमाग में। ठीक है, डन। चलिए, तो ये आपका हो गया, नेफ्रीडिया वगैरह सब मैंने बता ही दिया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस पर ले जाती हूँ। ठीक है भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बट इसका प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान है, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी बताना है तुम्हें, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी बताना है, बता दो भाई क्या होगा। अभी अभी बताया मैंने तुमको, लोअर टू हायर जाना है आपको, यानी सबसे टॉक्सिक को सबसे लास्ट में रखना है। अभी जो मैंने लिखा था उसमें सबसे टॉक्सिक को सबसे पहले लिखा था, तो तुम जल्दीबाजी में ये मत करके आ जाना अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसमें अमोनिया को लीस्ट टॉक्सिक बोला है, ढंग से देखना। ठीक है, तुम्हें लीस्ट टॉक्सिक को सबसे पहले रखना है, यूरिक एसिड, फिर यूरिया, और हाईली टॉक्सिक है अमोनिया। वेरी सिंपल, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, व्हाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। आपने देखा जो टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो यूरियोटैलिक हो चाहे यूरिकोटैलिक हो, दोनों ही अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। क्यों ऐसा करा नेचर ने, क्योंकि एक तो उनकी चारों तरफ हमेशा वाटर अवेलेबिलिटी तो है नहीं कि वो सीधा अमोनिया को निकाल देते, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल रहे हैं, और वो जो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी वाटर के साथ ही बाहर निकलेगा। दे हैव टू यूज देयर बॉडीज वाटर, उनको अपने बॉडी का वाटर यूज करना पड़ेगा। जैसे यूरिक एसिड, यूरिया में हमने यूरिन किया, और उन्होंने यूरिक एसिड में सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में किया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्यों नेचर ने इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, एक तो जिससे बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो, प्लस कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, जिससे कम से कम वाटर में हम अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल सके। ठीक है, हालांकि कम से कम वाटर कहने के बाद भी अगर तुम यूरिन में देखोगे बच्चों, तो यूरिन में जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं उसमें लगभग 96% वाटर ही होता है, 4% 2 to 3% में सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, बट 100% से तो वो कम ही है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। बताओ, जो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, यानी प्रिंसिपल कंपाउंड हमारा यूरिया है, यूरिन नहीं है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड यूरिया है। तो यूरिया कहां बनता है, तो आप किडनी टिक नहीं करेंगे, यूरिया कहां बनता है, यूरिया बनता है लिवर में, बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनीज। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप किडनी टिक नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि किडनी में यूरिन बन रहा है, यूरिया नहीं बन रहा है। ये पूछ रहा है यूरिया कहां बनता है। ठीक है, डन। ये अगर इस वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें लास्ट में बाइल लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन यूरिक एसिड, यानी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बाकी एक बार ध्यान से देख लेना, अगर किसी में लैंड स्नेल्स और लैंड इंसेक्ट्स लिखा है तो वो भी आपको चूज करना है। ठीक है, बट ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट यूरिकोटैलिक, सिर्फ लैंड इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स ही। ठीक है, देन Why bony fishes, aquatic amphibians यानी aquatic stage of amphibians and aquatic insects are called, ये देखो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जो लैंड इंसेक्ट्स हैं वो यूरिकोटैलिक है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मैम फिर जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो उनके चारों तरफ पानी है तो वो सिंपली अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाई दे आर अमोनोटैलिक, भाई क्यों इनको अमोनोटैलिक रखा गया, बिकॉज दे एक्सक्रीट अमोनिया विच इज लीस्ट टॉक्सिक, नहीं, दे एक्सक्रीट अमोनिया विच इज मोस्ट टॉक्सिक, बिल्कुल ठीक, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है। दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, गलत, तो ऑप्शन बी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट्स हैव फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बताओ, अब देखो तुम्हें बता रहा है इनमें से किस किस में फ्लेम सेल्स होती है। एक तो हमने प्लेनेरिया में मतलब फ्लैट फॉर्म्स में पढ़ी है, तो प्लेनेरिया ले लें, स्कैरिस हटा दें। एम्फिऑक्सस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे से ये कॉर्डेट है बट यस exceptionally it has flame cells. Tapeworm yes, निरीज नहीं, स्कॉलियोडॉन नहीं, यानी 1 2 3 तीन ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पर ये है। ठीक है, वो बात अच्छी है, यहाँ पे सी पे ही 3 लिखा है, वरना कई बार क्या होता है ना, जैसे सेकंड ऑप्शन पे 3 लिखा हुआ है और तुमने जल्दी जल्दी में 2 3 ये वाला 3 देख लिया और 3 ऑप्शन पे 2 लिखा और तुमने 3 ऑप्शन टिक कर दिया, दिमाग में रहता है ना 3 टिक करना है 3 टिक करना है, ऐसे सीधी मिस्टेक हो जाती है। तो आप ध्यान से देख लो
कि हमें 3 वहां टिक करना है जहां पे ऑप्शंस में लिखा है, ना कि ऑप्शन का नंबर देख रहे हैं, ठीक है, डन। अच्छा एक चीज और देखी क्या तुमने, ये जो फ्लेम सेल्स हैं वो एक और कैटेगरी में है बच्चों, एक और ग्रुप ऑफ एनिमल्स में है, दैट इज रोटिफर्स। ये एनिमल किंगडम में कहीं नहीं दे रखा, बट मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि एनिमल किंगडम में जो एस्केहेलमिन्थीज होते हैं ना, स्यूडोसिलोमेट्स, एस्कैरिस जिसमें आता है, उन्हीं उसी वाले फाइलम में कुछ बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक, कितने छोटे होते हैं ये कि इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और व्हील के जैसे दिखने वाले है ना, से व्हील होता है इस तरह से, रोटा यानी व्हील, तो एनिमल्स मिले हैं जिनको रोटिफर्स कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, इनका एक अलग ग्रुप बनाओ, बिकॉज इनकी जो बॉडी मॉर्फोलॉजी है इट डजंट मैच टू एस्केहेलमिन्थीज, बट ये जहां तक मुझे ध्यान है स्यूडोसिलोमेट है, इसलिए कुछ कहते हैं कि नहीं, इनको एस्केहेलमिन्थीज में एक छोटा सा ग्रुप बना के रख दो, ठीक है। इसकी कोई डिटेल नहीं पूछेंगे, बस डू रिमेंबर कि फ्लेम सेल्स इन रोटिफर्स में भी है, बाकी एस्केहेलमिन्थीज में नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि रोटिफर्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लैटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम, करो भाई। नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म, हमेशा याद रखो, कभी भूलना ही नहीं है। अर्थवॉर्म कहाँ है, अब देखो अर्थवॉर्म नहीं दिया, लीच दे दिया, कोई बात नहीं, उसी के फाइलम में तो आता है ना, एनेलिडा में आता है, रिंग्स होती हैं एनेलिडा। लीच और अर्थवॉर्म को हमेशा रिंग से याद रखो, वरना तुम लोग क्या करते हो, एस्केहेलमिन्थीज मतलब कई बार अर्थवॉर्म को एस्केहेलमिन्थीज में डाल देते हो। एस्केहेलमिन्थीज मतलब एस्कैरिस है ना, जो राउंड वॉर्म्स हैं, जबकि अर्थवॉर्म पे रिंग्स होती हैं, तो रिंग्स यानी एन्यूलस यानी एनेलिडा में आए, ठीक है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल अभी अभी बताया, कॉकरोच, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लैटवॉर्म्स, किडनीज, कॉर्डेट्स कौन है इनमें से, ये रही शार्क्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, ग्रीन ग्लैंड्स प्रॉन्स में, ठीक है। तो ए को 2 से मैच करना है, बी को 5 से करना है, A2B5 एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला ले लेते हैं हम, सी का 4 है, डी का 3 है, ई का 1 है, डन। चलिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, किडनीज आर, अच्छा ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आ जाते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर किडनी है, दोनों किडनी से जो डक्ट्स निकल रही हैं यूरेटर्स हैं, यूरेटर ओपन हो रही है एक बैग में, यूरिनरी ब्लैडर जो मस्क्यूलर बैग है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, और उससे एक ट्यूब निकलती है यूरिथ्रा, जो कि मेल्स में लॉन्ग होती है, फीमेल्स में शॉर्ट होती है। यूरिथ्रा से ही यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि अगर ये यूरिथ्रा है, अगर ये मान लो थोड़ा सा इसको मैं elongated करूं, अगर ये यूरिथ्रा है तो ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है ना, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, इस ओपनिंग पर स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स यानी वॉल्व, वो इस ओपनिंग को खोल बंद कर सकते हैं, ठीक है। जब तक यूरिन स्टोर होता रहता है ये ओपनिंग बंद रहती है, जब ब्रेन से सिग्नल आते हैं तो ये स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं, जिससे कि यूरिन एक्सक्रीट होता है। यूरिन के एक्सक्रीशन को मिक्चुरेशन भी कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स दे रखा है ना चैप्टर के लास्ट में, वही है ये, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाई स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, 4 ही चीजें हैं, बस आप यूरेटर और यूरिथ्रा के नाम को प्लीज मिक्स मत कर देना। मैंने बहुत बार देखा है आप एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देते हैं, यूरेटर एंड यूरिथ्रा अलग अलग रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसमें क्या है, हाँ इसमें एक चीज और कि किडनीज के जस्ट ऊपर आपको एड्रीनल ग्लैंड दिखाई है, ये सिचुएटेड तो किडनीज के ऊपर ही है, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एड्रीनल ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। देन आपको ध्यान रखना है कि हमारी दोनों किडनीज में से हमारे ह्यूमन एनाटॉमी के जो भी डायग्राम है, राइट पर लेफ्ट, लेफ्ट पर राइट होता है। तो राइट किडनी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लिवर होता है, तो लिवर के प्रेजेंस की वजह से जो हमारी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, देखो आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं, थोड़ा सा राइट किडनी नीचे की तरफ सिचुएटेड है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि भाई किडनीज का लेवल बताओ, अगर हम बैकबोन से कंपेयर करें तो कौन सी बैकबोन के बीच में किडनी सिचुएटेड है, तो आपकी बुक में दे रखा है कि नहीं दे रखा, ये रहा, इट इज सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। लास्ट थोरैसिक यानी कितनी थोरैसिक वर्टिब्रीज होती है बच्चों हमारे में, T12 होती हैं, तो T12 से लेकर थर्ड लंबर यानी L3 इतनी, ये जो हमारी T12 हो गया, L1 हो गया, L2 हो गया और L3 हो गया, ये 4 वर्टिब्रीज की लेंथ में हमारी किडनीज है। मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा बना दिया, यहीं तक आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। एक मिनट जरा गड़बड़ नहीं करो। ये जो हमारा किडनीज का लेवल है, दिस इज फ्रॉम T12 टू L3, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं आपसे, किडनीज का कलर, डायमेंशंस वगैरह सब दे रखे हैं, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप है, यू ऑल नो। डायमेंशन वैसे जनरली नहीं पूछी जाती है, तो आपको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। वेट बहुत कम है,
ओनली 100 मतलब 100 से 200 ग्राम या 120 से 170 ग्राम, ठीक है। नाउ अगर आप किडनी से निकलने या एंटर करने वाले स्ट्रक्चर देखेंगे कि किडनी में क्या क्या चीजें एंटर कर रही हैं और क्या क्या निकल रही हैं, तो सीधी सी बात है बच्चों, ब्लड को फिल्टर होने कहाँ जाना है? किडनीज में। तो किडनीज में जो आर्टरीज एंटर करेंगी वो तो है रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड किडनी के लिए आता है, और जो किडनी से ब्लड को वापस लाएंगी फिल्टर्ड ब्लड को, वो है रीनल वेन। अब तुम सोचो, अगर नॉर्मली जब हम आर्टरी और वेन बोलते हैं तो हम कहते हैं आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ भी रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाई है, हार्ट से आया है ये ब्लड अभी अभी ऑक्सीजन लेकर, किडनीज को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि किडनीज फिल्ट्रेशन कर रही हैं तो वो CO2 को भी यूरिन में फिल्टर कर देंगी, CO2 तो लंग्स में आउट होएगी, यहाँ तो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन के जो वॉल है, उसकी जो सेल्स हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाएगी। और जब किडनीज से ब्लड वापस जाएगा, रीनल वेन में जो ब्लू कलर से दिखाई है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर जाएगी वापस, वही हार्ट के राइट एट्रियम में खुलेगी। बट फर्क क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में जा रहा है, अगर आप उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स देखोगे, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब CO2 नहीं है, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है यूरिया, थोड़ा बहुत हमारे में यूरिक एसिड भी होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, माइन्यूट क्वांटिटी में, बट होता है, क्योंकि हमारे जो डीएनए में एडेनिन होता है ना बच्चों, एडेनिन मतलब प्यूरिन्स जो होते हैं, प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट यस होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड भी है, क्रिएटिनिन भी है। तो अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट्स का कंपोजिशन चेक करोगे ना दोनों ब्लड में, तो जो ब्लड किडनी के अंदर जा रहा है वो ब्लड कैसा होगा? वो ब्लड होगा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, आप लोग कई बार सोचते हो कि मैम ऑक्सीजनेटेड को आपने इम्प्योर कैसे कह दिया? यहाँ पे इम्प्योर और प्योर O2 और CO2 के बेसिस पर नहीं यूज कर रहे, इम्प्योर और प्योर वेस्ट प्रोडक्ट्स के बेसिस पर यूज कर रहे हैं। तो अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर थोड़ी ना हुए हैं, रीनल आर्टरी में ज्यादा यूरिया होगा बच्चों, है ना। और जब ये ब्लड नेफ्रॉन्स के चारों तरफ घूमेगा, कैपिलरीज में से निकलेगा, फिल्टर होगा, और जब वापस बाहर आएगा रीनल वेन में, तो ये कैसा हो चुके होगा? ये हो चुका होगा प्योर। प्योर का मतलब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली कम हो चुके होंगे, यूरिया फिल्टर हो गया होगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया जो भी है वो सब निकल गया होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का 100% अमोनिया चेंज हो गया, हमारे यूरिन में हमेशा अमोनिया प्रेजेंट होता है। जो यूरिन की स्मेल होती है ना, कई बार यूरिन कहीं भी इधर उधर पड़ा रहता है या टॉयलेट्स में प्रॉपर फ्लश नहीं होता तो बहुत गंदी स्मेल आती है, वो एक्चुअली अमोनिया की वजह से आती है, ठीक है। अमोनिया अगर एयर में पड़ा रहेगा यूरिन, तो अमोनिया में रिएक्शंस होगी, मतलब ऑक्सीडाइज होगा एंड इट प्रोड्यूस स्मेल, ठीक है। तो यस, यूरिन में अमोनिया भी प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट में, ना के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया आपको आर्टरी और वेन का क्या इसमें डिफरेंस है? तो किडनी का वो पार्ट जहां से चीजें एंटर या निकलती हैं, वहां उस पार्ट को कहते हैं हाइलम। हाइलम यानी एक पोर्ट चीजों के निकलने और एंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये हाइलम हो गया। यहीं पर आपको एक कॉन्कैविटी दिखेगी, दिख रहा है? किडनीज जो है वो अंदर की तरफ यहाँ कॉन्केव है, जबकि यहाँ से कॉन्वेक्स है, ठीक है। यहाँ पे पेल्विस दिखेगा, मोटा सा पोर्शन, अब पूरा नहीं पढ़ा रही मैं, फिर पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाने लग जाऊंगी, वहां पे पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। यूरेटर्स निकलेंगी, तो बस ये सारी चीजें आपको सिंपली ध्यान रखनी होती हैं। तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। किडनीज आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर, यस। ईच किडनी मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, ये वैसे जनरली नहीं पूछते एग्जाम में, बट यहाँ दे रखा है तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कट एनसीईआरटी वाली लाइन्स ही लिखी हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, क्लियर। देख लो, डायमेंशंस चेक कर लो, 10 से 12, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2 से 3, ठीक है, ऐसे याद कर रखा है मैंने तो। चलिए नेक्स्ट आता है, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल, यस। इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। कितने बच्चे भूल गए किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर? भूलने जैसा टॉपिक नहीं है, अगर पढ़ लिया एक बार मैम के साथ, डायग्राम बना रखा है, तो मुझे नहीं लगता तुम भूले होंगे। ये बाहर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, ये जो पिरामिड जैसा दिख रहा है ट्राइंगुलर, दिस इज मेड्यूला, है ना। और ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये मेड्यूला के बीच बीच में, पिरामिड्स के बीच बीच में एक्सटेंडेड है, तो इनको कहते हैं रीनल कॉलम्स, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। बर्टिनी ने इनको सबसे पहले देखा था, ठीक है। रीनल कैप्सूल इज जस्ट द टफ लेयर, किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे लंग्स में प्लूरा होती है, वैसे किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, डबल लेयर, रीनल कैप्सूल, ठीक। और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान है क्या इसमें, कि भूल गए आप? ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैंने बताई थी कि अगर ये एक पिरामिड है,
तो नेफ्रॉन्स, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग नेफ्रॉन। कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर एक पिरामिड बनाऊं तो नेफ्रॉन इस तरह से होता है, ये बोमन्स कैप्सूल, ये पीसीटी वाला पार्ट, ये लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी वापस कॉर्टेक्स में आ गया, और ये रही कलेक्टिंग डक्ट, ये और भी नेफ्रॉन्स को खोलेगी। तो नेफ्रॉन की पोजीशन हमेशा, नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में और कौन कौन सा मेड्यूला में है, नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी तो कॉर्टेक्स में है, और जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे नेफ्रॉन्स, एक किडनी में हमारे 10 मिलियन नहीं 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। सोचो तुम्हारी किडनी में, जो पूरे टाइम तुम्हारे ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। तो और हम किडनीज का ध्यान ही नहीं रखते, जैसे हम हार्ट का ध्यान नहीं रखते, हम किडनीज का भी कहाँ ही ध्यान रखते हैं ना। जितनी ज्यादा किडनीज कैसे डैमेज होती है पता है, जितनी ज्यादा अननेसेसरी दवाइयां तुम खाओगे। आजकल क्या होता है, जरा सा सिर दर्द हुआ दवाई खा ली, जरा सा फीवर हुआ दवाई खा ली, ठीक है, अगर वो अनबियरेबल है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बट खांसी जुकाम सिंपल ये जो चीजें हैं इनमें तो आपका जो, जैसे पहले के जमाने में नहीं होता था, गर्म पानी पी लिया, गार्गल्स कर लिए, हल्दी का कुछ खा लिया, इन चीजों से ट्रीट करने की कोशिश किया करो। अननेसेसरी दवाइयां तुम्हारी बॉडी में जाएंगी तो तुम्हारी दवाइयों का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर में होता है और किडनी में होता है। तो कौन डैमेज होगा, आपका लिवर और किडनी भी तो डैमेज होगा। तो इसलिए जितना हो सके हमें मेडिसिन अवॉइड करनी है, बट ये बात अलग है कि आज के टाइम में पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको नेफ्रॉन समझ में आ गए किस तरह सिचुएटेड है। अब ये जो सारे नेफ्रॉन्स है ना बच्चों, ये जो कलेक्टिंग डक्ट आ रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट सबसे पहले, ये आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर है, हर पिरामिड के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो तुम, हर पिरामिड के नीचे किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसी में ये कलेक्टिंग डक्ट्स आके खुलेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको तो कहते हैं माइनर कैलिक्स। अब मान लो ये एक पिरामिड का है, यहाँ पर ये दूसरे पिरामिड का आ रहा है, फिर नेक्स्ट पिरामिड का आ रहा है, ये सारे माइनर कैलिक्स मिलके ना, ये सारे माइनर कैलिक्स मिलकर, दिख रहा है आपको, ये सारे माइनर कैलिक्स मिलकर एक मेजर कैलिक्स यहाँ बना रहे हैं, एक यहाँ बना रहे हैं। तो इस तरह से ये सब, ये मेजर कैलिक्स होता है। और फिर फाइनली जो कैलिक्स है वो खुलता है पेल्विस में और पेल्विस यूरेटर में। मतलब ये कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे उनकी जॉइनिंग्स हैं कि नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट माइनर कैलिक्स में खुलती है, सारे माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलते हैं और मेजर कैलिक्स पेल्विस में खुलते हैं। खुलने का मतलब जो यूरिन यहां से बनकर आएगा, ये यूरिन आ रहा है, वो यूरिन इस तरह से फ्लो करके यूरेटर्स में जाएगा। ठीक है, खुलने का मतलब सिंपली नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन बन रहा है, कैसे बन रहा है वो आगे की बात है। वो यूरिन पहले कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिक्स में आया, मेजर कैलिक्स में आया और पेल्विस से होता हुआ यूरेटर्स में गया। ठीक है, क्लियर। तो बस यही चीजें तुमसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। देखो क्या क्वेश्चन है, किडनी में आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला है, बिल्कुल ठीक। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू पिरामिड्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप ध्यान रखना, एक किडनी में 10 से 12 पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है नंबर, जैसे मतलब किडनी का ऐसे एलएस दिखाया ना तुमको, तो ऐसे 3D में इमेजिन करो तुम, 6-7 ये रहे और लगभग 6-7 इधर है, तो लगभग 10 से 12 पिरामिड्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, then cortex extend in between the pyramids which is called column of Bertini, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है the structure from which the collecting duct receive the filtrate and the structure into which it pour the filtrate। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये कलेक्टिंग डक्ट है, एक मिनट, ये नेफ्रॉन है, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये डीसीटी खुल गया कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डीसीटी खुलते हैं आकर। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन आ रहा है, ये यूरिन किससे रिसीव कर रही है, इट रिसीव द फिल्ट्रेट। मतलब एक्चुअली फिल्ट्रेट वर्ड इन्होंने इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि देखो तुम एक चीज समझना कि ये जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, हर नेफ्रॉन का ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के ऊपर ऐसे कैपिलरीज का नेटवर्क है। ब्लड यहां से आएगा, इस नेटवर्क में घूमता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड इन कैपिलरीज की परिक्रमा काटेगा, तो उस दौरान आपको मैंने बताया था ब्लड वाले चैप्टर में कि कैपिलरीज एंडोथीलियम की बनी है, एंडोथीलियम में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड पे, जिसकी वजह से उन पोर्स में से जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, पूरा ब्लड कभी भी नेफ्रॉन में नहीं आता, फिर तो यूरिन रेड कलर का होता हमारा। ठीक है, सिर्फ नेफ्रॉन में ये जो कैप्सूल है इसमें क्या आता है,
जो उन कैपिलरीज के पोर्स को क्रॉस कर सकता है। और हमने पढ़ा था कैपिलरीज के पोर्स को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ कौन क्रॉस करता है? सिर्फ प्लाज्मा क्रॉस करता है। पर यहाँ पर ये जो प्लाज्मा आया ना, इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। ये वो चीज है जो फिल्टर होके आई है, ओके। और ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में हर वो चीज होगी जो ब्लड प्लाज्मा में है। यानी प्लाज्मा में क्या क्या होता है बताओ? फिल्ट्रेट का मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब वाटर है, प्लस इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब आ गए इसमें अभी एक बार को, प्लस इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्लस इसमें हार्मोन्स हैं, प्लस इसमें आयंस हैं, मिनरल्स वगैरह एक्सेट्रा। जो भी ब्लड प्लाज्मा में होता है वो सब फिल्टर करके आ गया। बस जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा में, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन वगैरह, दे कांट क्रॉस द पोर, तो वो नहीं आई, बाकी तो सब कुछ आ गया। अब ये जो फिल्ट्रेट आ गया, क्या ये रेड कलर का होगा? सबसे पहली बात तो नहीं, क्योंकि ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा कलरलेस स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ठीक है, ओके। तो अब ये प्लाज्मा है, मैं इसको यूरिन नहीं कह सकती बच्चों, इट इज, वी कांट कॉल्ड इट यूरिन, क्योंकि अभी इसका कंपोजिशन इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। इसका कंपोजिशन बिल्कुल वो है जो ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन है, ठीक है। तो अब इस नेफ्रॉन का क्या फर्ज है? अब इस नेफ्रॉन को क्या ड्यूटी दी नेचर ने कि ये जो फिल्ट्रेट है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा तुम्हारे में से, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो फिल्ट्रेट आया है यहाँ पर, इस फिल्ट्रेट को यूरिन के जैसा बनाना है, यानी यूरिन का कंपोजिशन बनाना है ना। यूरिन का कंपोजिशन इस चैप्टर के एंड में दे रखा है, जो मैंने तुम्हें कहा ना कि कितना % वाटर होता है, कितने % यूरिया, यूरिक एसिड, यानी इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हटा लो। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी बॉडी का ग्लूकोज या अमीनो एसिड अननेसेसरी यूरिन में जाए? तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल लो, है ना। जो ऐसे आयंस हैं जो नहीं जाने चाहिए उनको निकाल लो, जिनकी बॉडी को जरूरत है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स तो हम यही कोशिश करेंगे कि भाई जितना फिल्टर हो गए वो निकल जाएं तो बढ़िया है, ठीक है। तो जब हमारे नेफ्रॉन्स को यूरिन बनाना है, तो पहला स्टेप तो हुआ ब्लड का फिल्ट्रेशन। ब्लड नहीं आया नेफ्रॉन में, ब्लड तो अपनी कैपिलरीज में ही घूम रहा है, ब्लड में से प्लाज्मा आ गया, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा यहाँ पर, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जैसे कैपिलरीज में माइन्यूट पोर्स होते हैं बच्चों, वैसे ही बोमेन्स कैप्सूल की ये जो इनर वॉल है इसमें भी छोटे छोटे छेद हैं, तभी तो वो फिल्टर होके अंदर आएगा, वरना कैसे आता, ठीक है। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसमें 2 स्टेप साइमल्टेनियसली चलेंगे। पहला स्टेप तो यहाँ पर हो गया फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप क्या होगा? ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है ना, ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर ऐसे परिक्रमा काट रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज ये रही, ये सब परिक्रमा काट रही हैं, ठीक है। मतलब ये सब इस नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेरे हुई हैं, एक नेटवर्क बना रखा है इन्होंने नेफ्रॉन के चारों तरफ भी, अभी छोड़ा नहीं है इन्होंने नेफ्रॉन को। अब जब ये नेफ्रॉन के चारों तरफ से घूम रही हैं, तो देखना क्या होगा कि जो इसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं वो रीएब्जॉर्ब होते जाएंगे, वो यहाँ आते जाएंगे, ये आ रहे, ठीक है। ये कैपिलरीज और इसके बीच में एक्सचेंज चलेगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? रीएब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। दैट इज द सेकंड स्टेप, जिसको आप कहते हो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हीं चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होगा जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें बाहर निकालनी है उनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और री क्यों बोला? क्योंकि पहला एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स में होता है, इसलिए इसको रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये रीएब्जॉर्प्शन पूरे थ्रू आउट, जब तक फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट में, तब तक हर जगह, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, हर जगह जरूरत के अकॉर्डिंग, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग रीएब्जॉर्प्शन चलता रहेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप समझना क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर ये नेफ्रॉन है बच्चों, तो नेफ्रॉन क्या है? ये नेफ्रॉन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है क्या? ये इमेजिन करो, ये एक पाइप है जो अंदर से हॉलो और चारों तरफ वॉल है ना। तो ये जो वॉल है वो सेल्स की बनी है, बट ऑब्वियस ये जो वॉल है नेफ्रॉन की, ये सेल्स की बनी है। यहाँ अलग अलग होता है, ऐसे कहीं यहाँ पर स्टार्टिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फिर स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाती है, उससे हमें मतलब नहीं है, बट ये जो चारों तरफ वॉल है ये एपिथेलियम की बनी है, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है, ठीक है। मोस्टली आपने पढ़ा है कि किडनीज के नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है, एनिमल टिश्यू चैप्टर में। तो मुझे बताओ, अगर ये सेल्स हैं तो क्या सेल्स के अंदर भी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहा होगा? इन नेफ्रॉन्स को ऑक्सीजन भी चाहिए, ये CO2 भी बना रही है, CO2 तो ब्लड में डाल देंगी, बट जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है जैसे अमोनिया, यूरिया तो लिवर से बनकर आएगा, सॉरी अमोनिया ही समझ लो तुम, ठीक है। तो ये उस अमोनिया का क्या करें? क्या ये सेल्स पहले अमोनिया को ब्लड को दें और ये ब्लड लिवर में जाए और लिवर से यूरिया बनाकर लाए? नहीं, ये सेल्स कहती है कि भाई यही तो यूरिन बन रहा है हमारे अंदर, ये जो फिल्ट्रेट है, तो हम तो अपने वेस्ट प्रोडक्ट सीधा इसी में सिक्रीट कर देते हैं। जो भी थोड़े बहुत वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आयंस हैं, हमें निकालने हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले उनको ब्लड में डालें, ब्लड उन्हें लिवर तक लेके जाओ, लिवर घूम के फिर यहाँ आए, बल्कि हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को सीधा फिल्ट्रेट में डाल देंगे।
तो ये सीधा फिल्ट्रेट में चले गए। तो फिल्ट्रेट में जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे, ये बन जाएगा थर्ड स्टेप, जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या कहते हैं बच्चों इस स्टेप को? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये भी थ्रू आउट चलेगा पूरा यहाँ तक जो कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स हैं। तो ये जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, ये किसकी सेल्स हैं? ट्यूब्यूलर वॉल, ट्यूब्यूलर सेल्स हैं। ये ट्यूब्यूलर सेल्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सीधा इसमें सिक्रीट कर रही हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट पूरे नेफ्रॉन को क्रॉस करके कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट में पहुंचेगा, नाउ इट अटेन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब यहां पहुंचेगा तो प्लाज्मा और यहाँ पर जो आया है उसको आप कहते हैं यूरिन। तो प्लाज्मा और यूरिन का कंपोजिशन चेंज हो चुका होगा। प्लाज्मा में वो सब चीजें थी जो ब्लड में थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा, जब आप इसको यूरिन कह रहे हैं, तो यूरिन में वाटर तो होगा ही होगा, वाटर के साथ आयंस भी होंगे, पर आयंस सेम इसकी तरह नहीं होंगे। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो चुकी होगी, प्लस न्यूट्रिएंट सारे रीएब्सॉर्ब हो चुके होंगे। यूरिन में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया तो फिल्टर हुआ ही था, प्लस इन सेल्स ने थोड़ी बहुत अमोनिया डाली, वो थोड़ा बहुत यहाँ यूरिक एसिड आया था, और हमारी मसल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन, वो भी इसमें होगा। तो बेसिकली हमारे यूरिन में यूरिया होता है, थोड़ा सा यूरिक एसिड होता है, थोड़ा सा क्रिएटिनिन होता है और थोड़ी सी अमोनिया होती है। सबसे ज्यादा यूरिया होता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो ये 3 स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक बात बताओ, जब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन बन के आया तो अभी स्ट्रक्चर बताया था मैंने, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुल रही है? माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स और फिर पेल्विस। तो देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास है द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द फिल्ट्रेट। कलेक्टिंग डक्ट ने किससे रिसीव किया है बच्चों? डीसीटी से। और ये जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन बन चुका है, ये कहाँ जाएगा आगे जाकर? पेल्विस में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो मुझे मिल नहीं रहा। अगर यहाँ पर माइनर कैलिक्स लिखा होता तो वो भी सही होता। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपने पूरा सब कुछ मिला के लॉजिकली पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस करने में कहीं नहीं अटकने वाले आप। पर आपने अगर टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है ना, कहीं से कुछ रैंडमली समझ लिया, कहीं से कुछ समझ लिया, आप कभी अपनी नॉलेज को कोरिलेट ही नहीं कर पाओगे। और जब तक नॉलेज कोरिलेट नहीं होती तब तक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के क्वेश्चंस करना इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन है, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया ना कि किस तरह से नेफ्रॉन सिचुएटेड है, इसमें भी 2 चीजें समझ लेना आप कि अगर मैं दोबारा बना देती हूँ इस डायग्राम को, कि अगर हम ये एक मेड्यूलरी पिरामिड देख रहे हैं, ठीक है, ये हम मेड्यूलरी पिरामिड देख रहे हैं, इस पिरामिड में या तो नेफ्रॉन ऐसे होगा जैसे मैंने अभी बनाया, जस्ट अ मिनट, ये रहा नेफ्रॉन, ये पीसीटी हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये डीसीटी हो गया आपका, और ये कलेक्टिंग डक्ट नहीं, लूप ऑफ हेनले हो गया, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, या तो नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को तो कहते हैं जेएम नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी लॉन्ग है एंड इट इज डिप्ड इनटू मेड्यूला, डीपली अंदर मेड्यूला में डिप कर रखा है ये। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जक्स्टा वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि नियर टू मेड्यूला, जक्स्टा वर्ड का सिंपली मतलब होता है नियर, सो दीज आर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, बट सोचो अगर हमारे किडनी में इतने सारे पिरामिड्स हैं, उनमें, और मैं कह रही हूँ एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, अगर सबके लूप ऑफ हेनले इतने लंबे होते तो शायद इतने सारे नेफ्रॉन्स एक किडनी में अकोमोडेट नहीं कर पाते। इसलिए नेचर ने क्या किया, ऐसे नेफ्रॉन्स का परसेंटेज सिर्फ 20% रखा है, और बाकी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको देखना कैसे बनाया है। अगर यहीं पर मैं एक और नेफ्रॉन बनाऊं दूसरे कलर से, तो बाकी के नेफ्रॉन्स को इस तरह बनाया बच्चों, जैसे मान लो ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, और बिल्कुल छोटा सा लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी आ गया और ये कलेक्टिंग डक्ट में खुल गया। तो अगर लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा है तो इसका मतलब नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ है? कॉर्टेक्स में। मेड्यूला में तो सिर्फ इतना सा पार्ट है नेफ्रॉन उसका लूप ऑफ हेनले का। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं ऐसे नेफ्रॉन्स को बच्चों? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो हमारे किसी भी किडनी में 80% जो नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं 20% और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं 80%। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारे 2 तरह के नेफ्रॉन्स हो गए। इनके बारे में कहाँ दे रखा है एनसीईआरटी ने? ये रहा, यही जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, ये पूरा आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाया है। देखो कितना अच्छे से दिखाया है कि कैपिलरीज कैसे नेफ्रॉन के चारों तरफ घूम रही हैं।
इनमें भी आपको कुछ लेबलिंग्स याद रखनी है, चलो एक बार बाद में आएंगे उस पर, पहले ये देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको बताया 2 तरह के नेफ्रॉन्स हैं, इट इज गिवन हियर, ये रहा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछ लें तो आप ध्यान रखना, एक का लूप ऑफ हेनले लंबा है, एक का छोटा है। जिसका लंबा है वो यूरिन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, कॉन्सेंट्रेट मतलब उसमें ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा ना, तो उसमें जितना हो सके वाटर को कंजर्व करेगा, वो वाटर का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है जेएम नेफ्रॉन्स में, इसलिए यूरिन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होता है वैसे, बट कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, डन। तो ये हो गया, ये दोनों तरह के नेफ्रॉन्स हो गए। और हाँ, अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो नेफ्रॉन के चारों तरफ आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स के आपको नाम ध्यान रखने हैं बच्चों। मैंने आपको कहा था कि किडनी में जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आई है वो है रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी जब किडनी में आती है, वो तो 2 ही है, टोटल हमारी बॉडी में कितनी रीनल आर्टरी हैं, 2, एक राइट रीनल आर्टरी, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब ये जो रीनल आर्टरी जब किडनी में एंटर करती है, तो इमेजिन करो ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इसकी हर ब्रांच को कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। यूं समझ लो, एक किडनी में जितने नेफ्रॉन है उतने एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, एक ही रीनल आर्टरी ने 10 लाख एफरेंट आर्टेरियोल्स बना दिए, ठीक है। अब ये जो एफरेंट, एफरेंट मतलब आप हमेशा पढ़ते हो, जब किसी की तरफ जा रहा है तो एफरेंट, और वहां से निकल रहा है तो इफेरेंट। जैसे नर्व्स होती हैं एफरेंट नर्व्स, इफेरेंट नर्व्स, वैसे ही एफरेंट और इफेरेंट, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, हमेशा ध्यान रखना इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, ये ब्रॉड होते हैं कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में, इफेरेंट के कंपैरिजन में ये थिन होते हैं। सोचो अगर ज्यादा ब्लड यहाँ पर आ रहा है और धीरे धीरे निकल रहा है, तो क्या ब्लड पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्यों इनका डायमीटर अलग अलग रखा गया, जिससे जब ब्लड कैपिलरीज में घूमे, कैपिलरीज के नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुलस, यानी अब ब्लड कहाँ आ गया, ग्लोमेरुलस में, तब ब्लड पे एक प्रेशर बन जाए और ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाए। फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट आएगा, उसमें कभी भी ब्लड नहीं होगा, सिर्फ प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो ब्लड कहाँ कहाँ गया, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल में गया, फिर ग्लोमेरुलस में घूमा, ग्लोमेरुलस से ब्लड आ गया इसमें इफेरेंट आर्टेरियोल में, और इफेरेंट आर्टेरियोल, अब इसको आर्टेरियोल क्यों बोला, हम तो कैपिलरीज के रीयूनियन को वेन बोलते हैं ना, फिर इसको दोबारा आर्टेरियोल क्यों बोला, क्योंकि ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ये दोबारा से यहाँ पर एक नेटवर्क बनाता है, इस नेटवर्क को कहते हैं, ये पूरा जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, इसका नाम नहीं लिख रहा, आप लिख लो, दिस इज कॉल्ड पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, यानी कि पीटीसी, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पीसीटी मत कर देना, पीसीटी तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज पीसीटी, दिस इज पीटीसी, ट्यूब्यूल के चारों तरफ परिक्रमा, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क है। जब ब्लड इस पूरे से घूम लेता है, अब ब्लड वापस जा रहा है, अब ये वापस किस में जाएगा पता है, नाउ इट जॉइन रीनल वे, यानी जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सारे नेफ्रॉन से ब्लड घूमता हुआ अल्टीमेटली रीनल वेन में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप वेन्यूल कह सकते हो, जैसे वहां आर्टेरियोल कहा था, और फिर वेन में आ जाएगा। इस तरह से ब्लड कभी नेफ्रॉन के अंदर नहीं जाता, ब्लड हमेशा सिर्फ परिक्रमा का अपने नेटवर्क में रहते हुए, अपने आर्टरीज में, कैपिलरीज में, वेन्स में रहते हुए परिक्रमा काटता है, किसकी, नेफ्रॉन की। क्यों इसने ऐसा किया, जिससे फिल्ट्रेशन हो सके। यहाँ पर जब नेफ्रॉन से चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी तो इन्हीं ब्लड वेसल्स में आएंगी बच्चों, ठीक है, और साथ साथ में ट्यूबुलर सिक्रीशन भी चलेगा। डन, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये मतलब ये जो चैप्टर है ना, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप है ना स्ट्रक्चर को फंक्शनिंग के साथ साथ समझोगे। पहले स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो फिर फंक्शनिंग पढ़ रहे हो, कोरिलेट नहीं कर रहे, तो नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। डन, तो एक बार देख लें हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज आपने देखी क्या बच्चों, ये जो मैंने पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज लिखा था ना, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज लास्ट में एक यू शेप कैपिलरी बना रही है। देखो ये जो यू शेप की कैपिलरी है ना, दिस वन, दिस इज यू शेप कैपिलरी। इस कैपिलरी को वासा रेक्टा कहते हैं, यानी पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज के बाद ब्लड विल एंटर इनटू वासा रेक्टा, देन वेन्यूल एंड देन वेन। तो मुझे सोच के बताओ कि जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है जिसमें लंबा लूप ऑफ हेनले है, उसमें वासा रेक्टा अच्छे से दिखेगी। लेकिन अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता, छोटा सा लूप ऑफ हेनले होता, तो वासा रेक्टा भी छोटी सी होती। तो ऐसा बोला जाता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट, वासा रेक्टा दिखती ही नहीं है। वासा रेक्टा एक्चुअली कहाँ दिखती है, जेएम नेफ्रॉन्स में। दिस इज अ डायग्राम ऑफ जेएम नेफ्रॉन, क्योंकि इसमें लंबा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। डन, यहां तक आपका हो गया ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है। ये रहा, assertion है, according their relative position in the cortex, nephron are of two types, cortical and juxtamedullary, cortical and juxtamedullary।
एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर एक लाइन देखनी है मुझे, यहाँ पे क्या लिख रहा है, पढ़ना जरा। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, सच नेफ्रॉन्स आर दिस। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लग रहा था कि एनसीईआरटी में कहीं यहाँ पे मेड्यूला तो नहीं लिखा है, तो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज करेक्ट। जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, क्या गलत, जक्स्टामेड्यूलरी में लॉन्ग होता है, इन्होंने उल्टा लिख दिया, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये कहां से आ गया भाई, अब देखो ये आप जक्स्टामेड्यूलरी मत कर देना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, ये एक अलग एपरेटस है, जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एकदम अलग है। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म वगैरह पे जाएंगे, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस, ठीक है। इसको अभी जाने दो तुम, इस क्वेश्चन को भी हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द, किसमें एब्सेंट है, अभी अभी बताया मैंने आपको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, ऑप्शन बी हो गया। देन ये हो गए आपके स्ट्रक्चर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि किस तरह से यूरिन इसमें फॉर्म होगा, कैसे चीजें फिल्टर होगी, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होगा, ये वाली चीजें हमको देखनी है। सो वी हैव टाइम टू कंटिन्यू और नॉट, लेट मी सी। ठीक है, बस 10 मिनट्स का टाइम और है, हम थोड़ा सा सेशन और ले लेते हैं, फिर देन विल कंप्लीट इट, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको काफी कुछ चीजें बता चुकी हूँ बच्चों यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, कि 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इसके, जिसमें से एक है फिल्ट्रेशन, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सिंपली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड स्टेप है, इसको बोल्ड कर लेना, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किस स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन की अभी अभी। अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, दैट इज 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। आपको ध्यान है जब हम लंग्स में देख रहे थे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा था, तो 3 लेयर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थी। वैसे ही यहाँ पर भी देखो आप, अगर ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है, ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसके नीचे बोमेंस कैप्सूल है, ये रहा बोमेंस कैप्सूल, ओके। तो बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल है वो बनी है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। अच्छा, इसमें भी एक और चेंज है कि यहाँ पर क्या होता है, इन सेल्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दो तुम, इन सेल्स को सिंपल मत बनाओ, ये सेल्स ऐसे प्रोजेक्शंस के साथ होती हैं, इनको कहते हैं पोडोसाइट्स, पोड़ा, पोड़ा यानी पैर, पोडोसाइट्स, प्रोजेक्शंस, इस तरह से, और इनके बीच बीच में बहुत माइन्यूट स्लिट्स रह जाती हैं। स्लिट्स यानी जैसे कभी दरार नहीं पड़ जाती चीजों में, उनको स्लिट्स कहते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाती है, तभी तो अंदर आएगा फिल्ट्रेट, अगर ये बिल्कुल टाइटली पैक होती तो अंदर कैसे आता फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गई पोडोसाइट्स की लेयर। किसकी लेयर है ये, बोमेंस कैप्सूल की इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, यहाँ पर आपको पता है कैपिलरीज की जो वॉल है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, दैट इज एंडोथेलियम। और हमेशा मैंने आपको बताया कि एपिथेलियम के बेस पर बेसमेंट सब्सटेंस होता है, ये भी तो एक तरह की एपिथेलियम है, तो इसका भी बेसमेंट सब्सटेंस है। तो क्या यहाँ पे 3 लेयर्स हो गई, एक तो कैपिलरी की एंडोथेलियम, एक बोमेंस कैप्सूल की इनर वॉल, और उनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। अब देखो जरा, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर है और इसमें से प्लाज्मा वाला पार्ट फिल्टर होके नीचे आएगा, तो वो 3 लेयर्स को क्रॉस कर रहा है क्या, 3 लेयर्स को क्रॉस कर रहा है क्या, कैपिलरी की वॉल को, बेसमेंट सब्सटेंस को, और बोमेंस कैप्सूल की वॉल को। तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ पे 3 लेयर्स से ये फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, अगर आपसे नीट में पूछें तो आप बता देना। ये यहाँ पर पोडोसाइट्स के बारे में भी मेंशन्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, ध्यान रखनी है आपको। ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि इनके बीच में बहुत माइन्यूट स्पेस रह जाता है, इस स्पेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स, ठीक है, क्लियर। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले स्टेप में बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया है, ये मैंने आपको समझा रखा है कि अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो हमारे हार्ट से जो ब्लड आया है उसका 1/5 पार्ट हर मिनट हमारी किडनी तक पहुंचता है, यानी 1 मिनट में 1/5 पार्ट, यानी हमारे पूरे ब्लड को किडनीज फिल्टर करने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगाती हैं। जैसे हार्ट ने पूरे 5 लीटर ब्लड को लंग्स तक भेजने में 1 मिनट का टाइम लगाया था, किडनीज उससे 5 गुना, यानी सिर्फ 5 मिनट में आपकी पूरी बॉडी के जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको किडनीज फिल्टर आउट करती हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी किडनीज, ठीक है, जिन्हें आपको संभाल के रखना है, ओके। सो बाय द किडनीज पर मिनट, ये पर मिनट वाला
वॉल्यूम से कैलकुलेट किया है, क्योंकि 1 मिनट में हमारी किडनीज तक 5 लीटर ब्लड नहीं जाता। 5 लीटर ब्लड तो पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो किडनीज में उस 5 लीटर का 1/5 यानी 1 लीटर ब्लड जाता है। तो उस हिसाब से 5 मिनट लगते हैं किडनी को सब कुछ फिल्टर करने में। ठीक है, क्लियर है क्या? ये जीएफआर की रेट दे रखी है, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डू रिमेंबर 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट होता है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक दिन में 180 लीटर हो जाएगा। तो क्या आप 180 लीटर यूरिन बनाते हो क्या एक दिन में? बॉडी में ही नहीं है इतना ब्लड, तो 5 लीटर तो ब्लड ही है। तो 180 लीटर पर डे कहाँ से फिल्टर हो गया? क्योंकि जो फिल्टर हुआ उसमें से 99% सब्सटेंस बच्चों रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अगर आप देखो कि 180 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ, जबकि यूरिन हमारा एक दिन का होता है 1 से 1.5 लीटर, सिर्फ इसका 1% है ये, क्योंकि 99% जो फिल्ट्रेट होके नीचे आया ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सोचो सिर्फ 1% छोड़ा है नेफ्रॉन्स ने, कितना एफिशिएंटली हमारे नेफ्रॉन्स काम करते हैं। ठीक है, तब जाके हम पूरे दिन में सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाते हैं। अगर हम इतना ज्यादा 5 लीटर ब्लड है, मान लो 4 लीटर भी यूरिन बनाते तो डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी। इसलिए ना तो यूरिन बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। कम हुआ तो आपकी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो अननेसेसरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी किडनीज हमेशा अच्छे से काम करे ना, तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जितना हो सके एटलीस्ट एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिया करो। पढ़ते वक्त अपने पास 1 लीटर की बॉटल रखा करो और नोटिस करो कि पूरे दिन में तुमने उस बॉटल को कितनी बार भरा। वरना हमें लगता है हाँ हम तो खूब पानी पीते हैं, बट कभी तुम देखोगे ना तुम 1 या 2 लीटर पानी पीते हो मैक्सिमम। बॉटल से कैलकुलेट करो, आदत बनाओ कि 4 बॉटल्स तो पीनी है, 3 तो पीनी है एटलीस्ट लीस्ट, है ना? 4 तक पियोगे तो योर किडनीज वुड बी हेल्दी। ठीक है, क्लियर? कभी भी यूरिन जाना है तो ऐसा नहीं कि ठीक है पढ़ रहे हैं, होता है जनरली हैबिट होती है कि ना थोड़ी देर बाद यूरिन चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कभी भी वी शुड नॉट होल्ड आर यूरिन, क्योंकि यूरिन को होल्ड करने से अननेसेसरी यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा आगे जाकर। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर माइन्यूट स्पेस between the podocytes of Bowman's capsule. Yes, all the constituents of plasma except protein. जब हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है तो प्लाज्मा के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन्स। लार्ज प्रोटीन्स नहीं आती, दे कांट क्रॉस द पोर्स, कैन पास थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट इनटू द ल्यूमेन ऑफ Bowman's capsule. और क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? फिल्ट्रेशन स्लिट नहीं, जो स्टेटमेंट 2 है, अच्छा पूछा ही नहीं उन्होंने, तो सिंपली स्टेटमेंट पूछा है, तो दोनों ही करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट का है, बोथ आर करेक्ट, ये रहा। ठीक है, और अगर ये असर्शन रीजन भी होता ना बच्चों, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका फंक्शन है ना कि एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेफ्रॉन। ठीक है भाई, एफरेंट आर्टेरियोल क्या कर रही है? एफरेंट ब्लड को ला रही है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, इन्होंने अवे लिखा है, गलत। Podocytes create minute space for the filtration of blood into the Bowman's capsule, बिल्कुल ठीक। हेनले लूप में most reabsorption of the major substance, नहीं, जो मोस्ट रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो सबसे शुरू में हो जाता है पीसीटी में। नेफ्रॉन रिस्क ही नहीं लेते, बोलते हैं पीसीटी में जितना खींच सको न्यूट्रिएंट्स आयंस वगैरह सब ले लो। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होता है, डू रिमेंबर। डीसीटी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंड, पोटेशियम आयन जनरली एक्सक्रीट होते हैं बच्चों, इनका ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, आगे हम सीखेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अच्छा ये अब आपके कोर्स से हट गया है, एक्चुअली ईएफपी क्या होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि एफरेंट आर्टेरियोल बड़ा होता है साइज में, डायमीटर ये छोटा होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। प्लस ब्लड में कुछ कोलॉइड्स हैं, उनकी वजह से कोलॉइडल प्रेशर क्रिएट होता है। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ प्रेशर्स होते हैं, सबको प्लस माइनस करके एक इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं। तो यस, उसी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। आपको नहीं जाना, इसकी डिटेल सब बिल्कुल नहीं पूछते, ठीक है, बट ये सही है। इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ब्लड इज फिल्टर्ड इन Bowman's capsule and filtered fluid contain proteins and blood corpuscles, बिल्कुल गलत। कभी भी फिल्टर्ड पार्ट में ना तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है ना कोई ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सो ऑप्शन सी। देन जीएफआर कितना है एक हेल्दी इंडिविजुअल का, या तो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। ढंग से पढ़ लेना, इसमें तुम थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है अदरवाइज, ठीक है। मान लो एग्जाम में आ गया 125 ml पर डे या 180 ml पर मिनट, ऐसा कुछ भी आ सकता है वैल्यू तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है।
About 99% of filtrate is reabsorbed. Yes. The osmotic concentration of urine is 4 times the concentration of glomerulus filtrate. The osmotic, yes, ये बिल्कुल ठीक है. ये अभी हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में सीखेंगे, ठीक है, बट यस ये बिल्कुल ठीक है. एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या बच्चों? अबाउट 99 नहीं, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है. लेयर्स बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल थ्रू विच फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस. कौन कौन सी लेयर्स हैं इनमें से? एक तो एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलस की, मिडिल लैमेला जैसा कुछ नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम है जो पोडोसाइट्स की बनी है. बिल्कुल ठीक. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी. एक बार समझाने के बाद क्वेश्चंस करने में कुछ नहीं लगता, फटाफट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. चलिए बस यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं. ये वाला क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मैकेनिज्म समझाऊंगी. अभी यूरिन फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका ब्रीफ मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ दे दिया. अब कैसे कैसे कहां पर कैसे हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, वो सब अलग से मजेदार डिटेल्स हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. बट प्लीज आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस खुद से भी करने हैं. ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा काम, आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं, तब जाके आपका होल्ड बनेगा कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है. कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. ओके, गुड बाय.